हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हम लोग का बीएसटी का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इसको लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स में सबसे पहले आपको समझना है भाई कि आखिर बिजनेस होता क्या है। अब भाई पढ़ रहे हैं बीएसटी, और बीएसटी में अगर आपको बिजनेस स्टडी में आपको बिजनेस का मतलब ही नहीं पता हो तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से होगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या था कि एनसीईआरटी का बिगिनिंग पेज में सब दिया हुआ था, तो इसलिए ये भी आ गया है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, क्या थोड़ा अभी थोड़ा इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, बाद में तो धीरे धीरे डिफिकल्ट हो ही जाएगा। ऊपर जो हम स्किप करा रही है, ऐसा नहीं वो लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग मैटर करता है आपका सीखने पर्पज से कुछ, तो अभी उसको हम स्किप कर रहे हैं। मेन थोड़ा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं भाई कि बिजनेस किसको बोलते हैं। ठीक है, अब बुक के हिसाब से बिजनेस किसको बोलते हैं, उसको समझिए। बुक के हिसाब से एनसीईआरटी द्वारा बिजनेस का मतलब होगा भाई बिजी रहना। किस तरह का एक्टिविटी में बिजी रहना, तो बोलता है भाई जिस तरह आपका परचेजिंग, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस टू अर्न प्रॉफिट। कुछ इस तरह का एक्टिविटी में जहां पर हम लोग परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग ये सब कर रहे हैं, वो सब करने में बिजी रहना और साथ ही साथ प्रॉफिट कमाना, उसको क्या बोला गया, वो बिजनेस। समझ में आया? तो बुक का दुनिया में बिजनेस ऐसा डिफाइन होता है। अगर कुछ आप लोग खास और कुछ खास खास बुक पढ़िएगा तो ये बिजनेस सिंपली बिजनेस कोई मान लीजिए कोई दुकान है, ठीक है, कोई शॉप है जिसको खोल के बैठ गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक अच्छा खासा आपका शॉप है, वो चल रहा है, बहुत अच्छा कमा लिए, एक अच्छा नेम फेम, आपका एक अच्छा जान पहचान, एक अच्छा रेपुटेशन भी बन गया है मार्केट में। तो देखिए, केवल आपको वो बिल्डिंग जो अच्छा से चल रहा है, केवल उस बड़ा बड़ा बुक उसको केवल बिजनेस नहीं बोलता है। ये तो नो डाउट, ये जो बुक का जो डिफरेंस है वो 100% करेक्ट है, कोई सबका बात नहीं है क्लास 11 के लिए। आपको थोड़ा एडवांस हम और बता रहे हैं। बिजनेस को लोग डिफाइन करते हैं, पता है कि आपका बिजनेस में ना हमेशा ग्रोथ होते रहना चाहिए। है वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, वो कितना बड़ा हो जाए, उसके आगे भी वो ग्रोथ होना चाहिए। तब सही मायने में ना वो बिजनेस का जो मेन डिफरेंस है उसको फुलफिल करता है। हालांकि ये बुक का डिफरेंस को फुलफिल नहीं करता ग्रोथ को, ये आपको बस सीखने पर्पज से बता रहे हैं। कितना बड़ा हो जाइए, उसके बाद आपको चाहिए भाई, अगर मान लीजिए आपका उस डिस्ट्रिक्ट में आप सबसे बड़े दुकानदार बन गए, तो आपको चाहिए कि आप उसको नेशनल लेवल पे लेके जाइए, और हो सके तो इंटरनेशनल लेवल पे जाइए। तो बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस माइंडसेट ऐसे काम करता है। हाँ, आपको लगता है कि सर हम अपना एक दुकान में खोल लिए, उतना अच्छा खासा चल रहा है, जैसे हम सेटिस्फाइड है, तो वो आपका पर्सनल चीज़ है, वो बिल्कुल वो 100% करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बस बता रहे हैं कि बिजनेस को अगर सही बिजनेस माइंडेड वाला कोई पर्सन होगा ना, तो वही करेगा। छोटा लेवल से स्टार्ट करेगा, तरक्की करने के बाद और बड़ा, फिर और बड़ा, इस टाइप का वो चलता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग मेनली कि भाई ग्रोथ होते रहना चाहिए। एक्चुअल डेफिनेशन सही मायने में बिजनेस का ये है। बड़ा बड़ा अगर आप नॉवेल वोवेल पढ़िएगा तो आपको दिखेगा किसी किसी नॉवेल में। ठीक है, और बुक का दुनिया में क्या है, बुक का दुनिया में सिंपली क्या है भाई, बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए तो भाई बिजी रहना किस तरह एक्टिविटी में, आपका परचेसिंग, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड गुड्स एंड सर्विस, किस लिए, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी को दो भाग में बांटे हैं, एक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आप शायद पहले भी सुने होंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी वो काम जो कर रहे हैं उस पर क्या होता है, आपका एक प्रकार का उस पर कुछ पैसा कमा रहे हैं, और वैसे जिंदा रहने के लिए भाई कुछ पैसा कमाना जरूरी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलने का मतलब सिंपल से क्या है भाई, जहाँ पर हम लोग कुछ मनी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मॉनेटरी काम कर रहे हैं, यानी कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ पैसा एक्टिविटी रिलेटेड है वहां पर। नॉन मॉनेटरी बोलने का मतलब क्या है कि इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हैं नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है भाई कि जो काम कर रहे हैं वो पैसा से रिलेटेड काम नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ये आपका पैसा से काम रिलेटेड काम होगा, तो इसे इसको बहुत बार हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी एक्टिविटी। ठीक है, सेम मतलब दे रहा है। तो बस सिंपल सा इसका मतलब याद रखेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जहां पर पैसा से रिलेटेड काम हो, और नॉन इकोनॉमिक यानी कि जहां पर पैसा से रिलेटेड काम नहीं हो, यानी कि नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। क्लियर है? ठीक, अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को, यानी कि इकोनॉमिक का जो एक्टिविटी है उसको मेनली हम लोग इस तरह बांटते हैं, आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों को ना हम लोग अच्छा से डिफरेंस ही देखते हैं कि भाई तीनों का डिफरेंस क्या है, ताकि तब जाकर के साथ आपको ये अच्छा से क्लैरिटी के साथ समझ में और आएगा। तो चलिए पहले डिफरेंस ही देखने का काम करते हैं। ये देखिए डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है, आपका बिजनेस है। बिजनेस किसको बोलते हैं? ठीक है, बिजनेस बोलने का मतलब होगा कोई भी एक एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नया कुछ नया स्टार्टअप लेकर के आ जाए, या जो मार्केट में पहले चल रहा है, जैसे या क्लोथिंग का बिजनेस हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो जो वो चल रहा है, उस एक्टिविटी को जब कैरी ऑन कीजिएगा ना, उसको मेनली क्या बोला था, उसको मेनली बोला था कि आपका बिजनेस। ठीक है, जो जितना भी आप जो नया नया स्टार्टअप देख रहे होते हैं ना, वो सब इसी कैटेगरी में आएगा, जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर नया दिमाग देता है।
ठीक है। अभी लेटेस्ट में कुछ साल ही हुआ है आपका जोमेटो सोमेटो से बहुत नाम कमाया है। अब कुछ साल मतलब ये नहीं कि एक साल एक दो साल बाद पहले, पर मार्केट में लोग नया मार्केट में ये लोग नया प्लेयर है, नया इनोवेशन के साथ, ठीक है। ऑनलाइन का दुनिया भी उतना फेमस पहले नहीं था, अभी ही वो ज्यादा चर्चा में आया है, इंडिया में खासकर बता रहे हैं। तो बिजनेस कुछ भी हो सकता है बच्चों, जहां पर हम लोग जो एक अलग आइडिया लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, एक न्यू कंप्लीटली न्यू स्टार्टअप लेकर के आ रहे हैं, चाहे जो पहले से चल रहा है उसी को कैरी ऑन करते हैं, वो सब क्या कहलाता है आपका बिजनेस। प्रोफेशन किसको बोलते हैं? देखिए प्रोफेशन यानी कि जिसको बोलते हैं कि प्रोफेशनल काम है। देखिए प्रोफेशनल काम या प्रोफेशनल में आने के लिए आपको एक प्रोफेशनल बॉडी से, कोई भी प्रोफेशन में आने से पहले ना एक प्रोफेशनल बॉडी होता है, उससे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलिए, चाहे पहले आप उसको डिग्री बोलिए, चाहे उसको मेंबरशिप बोलिए, वो आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक प्रोफेशन में आइएगा, ठीक है। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए सीए बनने के लिए आपको ICAI, ठीक है, आप अकाउंट्स भी वर्ड सुने होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका आपको क्या मेंबरशिप लेना पड़ता है, तब जाकर के आप एक सीए कहलाइएगा। और सीए क्या कहलाता है आपको? वो प्रोफेशनल कहलाता है, ठीक है। सेम लाइकवाइज डॉक्टर जो भी होता है, डॉक्टर लोग भी आपका एक पर्टिकुलर डिग्री रखता है, जो आपका ICMR से आपको उसको सर्टिफाइड मिला रहता है, ठीक है। तब जाकर के वो क्या कहलाता है आपका एक प्रकार का प्रोफेशन कहलाएगा। तो प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास उस पर्टिकुलर समझ लीजिए एक प्रकार का स्पेशल डिग्री है। वो डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? वो डिग्री रिप्रेजेंट करता है ये कहाँ गया नेचर ऑफ वर्क, ये नेचर ऑफ वर्क डिग्री वो रिप्रेजेंट करता है भाई कि जिस प्रकार का आपको जो डिग्री मिला है, मान लीजिए आपको डॉक्टर का डिग्री मिला, ठीक है, तो डॉक्टर का डिग्री रिप्रेजेंट क्या करता है भाई? डॉक्टर का डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर काम में, यानी कि मेडिसिन वाला काम, यानी मेडिकल फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन में जो लोग होता है ना, वो लोग पर्टिकुलर किसी काम में, पर्टिकुलर किसी ना किसी काम में क्या रहता है? एक्सपर्ट रहता है। वो डिग्री रिप्रेजेंट ही करता है भाई, वो जो डिग्री मिला रहता है ना, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहे कुछ भी हो, वो रिप्रेजेंट ही करता है कि उस पर्टिकुलर काम में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर का काम वो मेडिसिन में एक्सपर्ट है, सीए आपका टैक्स में, लॉ में, ऑडिट में, इन सब एक्सपर्ट है, ठीक है। लॉयर लोग, वो लोग LLB क्या रहता है उसमें वो लोग एक्सपर्ट रहता है, लोग बार काउंसिल का वो लोग भी आप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या एक प्रकार का प्रोफेशनल है। जो इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग सही मायने में एक प्रकार से देखा जाए ना, तो वो प्रोफेशन में नहीं आता है। हाँ, तो प्रोफेशन में आने के लिए वो क्या बोले भाई, किसी एक खास बॉडी होना चाहिए, और वो बॉडी पूरा नेशनल लेवल पे वो चीज को रेगुलेट करता है, पूरा नेशनल लेवल पे, और वही जाके आपको डिग्री देता है। ठीक है, आप सीए कहीं से भी कीजिए, कहीं से भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिग्री आपको ICAI ही देगा पूरा नेशनल लेवल पे। डॉक्टरी आप कहीं से भी कीजिए, किसी भी कॉलेज से पढ़ लीजिए, लेकिन जो मेन जो प्रैक्टिस करने का वो ICMR देगा। आपका लॉ का प्रैक्टिस करना तो वहां पर आपको प्रोफेशनल सेटअप मिलेगा इस टाइप से। तो कोई खास एक पर्सनल बॉडी होना चाहिए, कॉलेज का दिया हुआ डिग्री से आप एक्सपर्ट नहीं कहलाइएगा, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग का जो डिग्री होता है, इंजीनियरिंग का जो डिग्री होता है वो कॉलेज का डिग्री रहता है, तो एक प्रकार से वो लोग प्रोफेशनल नहीं कहलाता है, ठीक है। नहीं कहलाता, क्या फर्क पड़ता है? इट्स, आप प्रोफेशन में रहिए, बिजनेस में कहीं भी रहिए, इट्स ऑल अबाउट अर्निंग, यानी कि इट्स ऑल अबाउट मनी। कौन कितना पैसा कमा रहा है लास्ट में वही मैटर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर हम जो है बस बता रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल किसको बोलते, किसको। हम कहीं से भी ये नहीं कर रहे कि इंजीनियरिंग खराब है, नहीं, कहीं से दूर दूर से हम ये नहीं बोल रहे, हम बस बता रहे हैं कि प्रोफेशनल लोग को नहीं बोला जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल में आने के लिए एकेडमिक लेवल पे आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा ना, तो प्रोफेशनल में आने के लिए आपको लिखना पड़ेगा भाई कि एक प्रोफेशनल बॉडी से आपको सर्टिफिकेट मिला रहना चाहिए। मेरा मेन मोटो ये था, ठीक। कहीं से भी ये मोटो नहीं था कि भाई इंजीनियर लोग तो बेकार नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों। मेन मोटो, मेन मैटर करता है कि आपका पैसा, पैसा कहीं से भी कमाइए, चाहे बिजनेस से, चाहे प्रोफेशन से, चाहे एम्प्लॉयमेंट से, चाहे नेतागिरी, चाहे कुछ भी करके पैसा कमा रहे हैं तो ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलने का मतलब होता है भाई सिंपली नौकरी, ठीक है। सिंपली इसका मतलब होता है क्या? नौकरी। इसका हम लोग बहुत बार थोड़ा सा जॉब भी बोल लेते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें वही जो होता है नौकरी में, आपको एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका लिखा रहेगा भाई कि आपको 8 घंटा काम करना है, इतना आपका सैलरी है, या ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आपको करना है, ये नहीं करना है, दुनिया भर का टर्म्स कंडीशन लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी को चलिए अब आगे कैरी करते हैं। अब नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में क्या होता है भाई? बिजनेस में मेनली हम लोग गुड्स या किसी प्रकार का सर्विस, अगर गुड्स बेच रहे हैं तो वैसे किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कपड़ा का सामान ये होगा। सर्विस है तो भाई बार्बर का दुकान है, अभी बार्बर को दुकान मत समझ, ये तो बहुत खराब काम है, बाल काटना, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत पैसा है। अगर आप सही से चला पाए तो भी सर्विस में बहुत पैसा है। डॉक्टर क्या करता है? एक प्रकार का आपको
सर्विस देते रहता है। सीए क्या करता है, एक प्रकार सर्विस देते रहता है। तो सर्विस का मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। ये बिजनेस में ये भी बिजनेस में आ जाएगा, जैसे आपको बैंकिंग सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस है, इसी में आता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, वो लोग जो देता है पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस देते रहता है, ठीक है। देखो ये लोग जो देते रहता है बाल काटने का जैसे सर्विस, वो एक प्रकार का सर्विस तो है, पर वो एक्सपर्ट सर्विस नहीं है। एक्सपर्ट क्यों नहीं है, यहाँ पर जो सर्विस मेरा मान लीजिए जो जो बार्बर लोग है वो भी तो बाल काटने का सर्विस दे रहा है, तो वो लोग एक्सपर्ट क्यों नहीं कहला रहा है, और ये लोग एक्सपर्ट क्यों कहला रहा है, जरूर सर्विस दे रहा है। अंतर बस इतना कही है, ऐसा नहीं कि बाल का कटिंग करने में आपको हुनर का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो स्किल का बात हो गया है, ठीक है। वहां पर कोई नॉलेज का बात नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो वो आपका एक प्रकार का स्किल है, उस पर्सन के पास वो स्किल था, फिर वो स्किल सीखा है। यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर बात नॉलेज का होता है। सीए जो होगा, सीए बोलिए, सीए चाहे डॉक्टर होगा। अब डॉक्टर सोचिए कोई भी दवा लिख के दे देगा क्या आपको, कोई भी दवा लिख के नहीं देगा ना। पर्टिकुलर बीमारी जो भी आपको जो इलनेस है, जो भी आपका बीमारी है, उसी का ही केवल दवा देगा। तो क्या वो बात वहां पर नॉलेज का है बच्चों, इसलिए क्या वहां पर एक्सपर्ट आ रहा है, एक्सपर्ट वर्ड आ रहा है। बार बार क्या वो अपना फील्ड में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट उसको हम लोग बोलते हैं, पर उसके पास स्किल है, वो सीखा जा सकता है, नॉलेज भी सीखा जा सकता है, लेकिन मेन अंतर है दोनों में। और इसको थोड़ा और फर्दर अच्छा से रिफाइन कीजिएगा, तो रिफाइन करने पे फिर ये वाला लॉजिक लगेगा जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ये ये वाला प्रोफेशनल बॉडी वाला, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज है तो भाई आपको कोई बॉडी रिकॉग्नाइज किया होगा, जैसे आईसीएआई क्लियर करता है भाई कि जो भी जिसको भी हम सर्टिफिकेट अपना दिए हैं, जैसे जिसको नॉर्मली सीए बोलते हैं, तो ये आईसीआई गारंटी देता है कि भाई इस पर्सन के पास आपका अच्छा खासा टैक्स का नॉलेज होगा, लॉ का नॉलेज होगा, ठीक है। तो क्लियर करता है ये डिग्री। और ये बार कटिंग वाला के पास वैसा कोई डिग्री फिग्री नहीं है इंडिया में खासकर अभी तक, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोफेशन और बिजनेस में डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें मेनली गुड्स और सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। गुड्स बेचना होगा भाई कोई फिजिकल सामान होगा, सर्विस तो आपको बता ही दी। और प्रोफेशनल में क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट सर्विस, चाहे डॉक्टर का हो चाहे सीए का हो, यहाँ पर कैसा काम करते हैं भाई। इसमें जो भी हम लोग का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, जो भी काम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आप नौकरी कीजिएगा वहां पर साफ साफ आपको लिख के देगा, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, इतना बजे आ जाना है, इतना बजे चले जाना है। तो इस तरह वहां पर काम होगा, जहां पर आपको नौकरी मिलेगा उस आप काम कीजिएगा। मान लीजिए आपको बैंक में नौकरी मिला तो बैंक वाला काम कीजिएगा, मान लीजिए आपको रेलवे में काम कीजिएगा, नौकरी मिला तो आप रेलवे वाला काम कीजिएगा। तो जैसा काम मिलेगा वैसा आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर। बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। बिजनेस खोलने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो अपना एक्सपीरियंस के दम पे, या आप हो तो आपके पास पैसा था आप खोल के बैठ गए। हाँ, यहाँ पर आपको एकदम स्पेशल प्रोफेशन में आने के लिए आपको एकदम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो आपको वो प्रोफेशनल बॉडी देने का काम करेगा। इसका पर्टिकुलर एग्जाम होगा। इसमें क्वालिफिकेशन में क्या होता है, इसमें सॉरी क्वालिफिकेशन बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होता है ये आपका वो आपको नौकरी में रखने से पहले ही आपको वो सारा चीज आपसे पूछ लेगा कि ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास है कि नहीं, ये ट्रेनिंग है कि नहीं, या ट्रेनिंग वो खुद दे देगा। होता है ना। अब देखिए बैंक में काम कीजिएगा तो बैंक भाई अपना एग्जाम लेता है, रेलवे में काम कीजिएगा तो रेलवे आपका अपना वहाँ पर वो एग्जाम लेता है। कल जाके किसी जगह प्रोफेसर बनिएगा तो वो भी आपका एग्जाम लेगा, जिस कॉलेज में जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड रहता है कि भाई आपको ये चीज आना चाहिए पहले से। क्लियर। अब ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या मिलता है, सो अब यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस में। इसमें जो डॉक्टर लोग होता है उसका फीस बोलता है, सीए भी अपना फीस बोलता है, और यहाँ पर जो काम करते हैं नौकरी में वो उसका सैलरी और उसको वेजेस बोलते हैं। तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, अपने समझाने लगा कुछ था नहीं। हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बात कीजिए। बिजनेस खोलिएगा तो ऑब्वियस है भाई कैपिटल चाहिए, बिना कैपिटल बिजनेस कैसे खोलिएगा, पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशनल लेवल में कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बस वो एग्जाम जो होता है ना वो खोल के बैठ निकाल लीजिए आप। फिर उसके बाद क्लिनिक ये जो आगे लाइन लिखा हुआ है वो क्लिनिक जैसे डॉक्टर होगा वो अपना खोल के बैठा हुआ, तो क्लिनिक खोलने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रूम लेके भी काम चल जाएगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पर मिर्जा को दवा लिख के देना है ना, मान लीजिए आपके पास दवा का स्टॉक नहीं, तो आप सिंपली खोल कर बैठ गए, आप दवा लिख के दे दिए, जाइए बाहर से खरीद लीजिए, आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है, ताकि नौकरी है तो फिर क्या कैपिटल, ठीक है। नौकरी आदमी लोग प्रेफर ही करता है, एम्प्लॉयमेंट इसलिए प्रेफर करता है भाई कि वो लोग मान के चलता है कि यहाँ पर नौकरी में बस किसी तरह से मेहनत करके एग्जाम निकाल लेते हैं और नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद आराम से खाएंगे। पैसा कैपिटल नहीं होने के कारण ही तो बहुत कोई लोग नौकरी को चूज करता है, ठीक है। फिर आ जाइए रिस्क। बिजनेस में रिस्क बहुत हाई है, कोई शक का बात नहीं है। रिस्क हाई है तो प्रॉफिट भी हाई होगा। जित ऑब्वियस है, देखिए बिजनेस का सबसे फंडामेंटल रूल जो आपको क्लास 11 में सीखना है, जितना ज्यादा रिस्क लीजिएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क लीजिएगा उतना कम प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट रिलेशन चलता है,
ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन चलता है, डायरेक्ट रिलेशन चलता है किसके किसके बीच में, रिस्क और प्रॉफिट के बीच में, डायरेक्ट रिलेशन। ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट, सीधा। आपको पहला चीज तो यही सीखना है। बिजनेस का दुनिया में जो सबसे पहला चीज सीखने का जो होता है वो यही है, ठीक है। तो वैसे बात है भाई बच्चों, ज्यादा रिस्क होगा ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है तो पैसा भी थोड़ा सा कम, डिसेंट लेवल पे रहता है। देखिए, जो पैसा आपको बिजनेस कमा के दे सकता है वो तो कोई पैसा ज्यादा ना आपका प्रोफेशनल लेवल का चीज कमा के दे सकता है, नहीं आपको वो किसी प्रकार का नौकरी दे सकता है, असंभव। बिजनेस का टक्कर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात को तो ध्यान में रखिएगा। ऑब्वियस है, प्रोफेसर में ठीक ठाक कमा लीजिएगा, और यहाँ पर नौकरी में भी अगर एवरेज का बात करें, देखिए बच्चा लोग के साथ दिक्कत क्या है ना, बच्चा लोग को मूर्ख मूर्ख लोग मूर्ख बनता बना कैसे जाता है, समझिए। आप चाहे आईआईटी में हो, चाहे आप सीए में हो, कहीं भी हो, उन लोगों को मेनली पैकेज सुना करके ख्वाब दिखाया जाता है। 1.5 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। आप आईआईटी जाइएगा आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, सीए बनिएगा आपको 27-28 लाख का पैकेज मिलेगा, 26 लाख का पैकेज मिलेगा, 50 लाख का, करोड़ का पैकेज मिलेगा। पैकेज बोल के उन लोग को सुना आता है, मतलब एक प्रकार से समझिए मूर्ख ही बनाया जाता है। देखिए बच्चों, क्यों हम बोल रहे हैं मूर्ख बनाया जाता है, क्या अगर हम बोले कि सर, अगर आप बोलना ही चाह रहे हैं सर कि लोगों को जो 1.5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है वो आप गलत बता रहे हैं, नहीं इतना का नहीं मिलता है, आप बहुत सारे लोग कम का मिलता है, नहीं हम ये नहीं बोल रहे। 1.5 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, चाहे डॉक्टर का फील्ड में हो चाहे सी का फील्ड में हो, क्या झूठ है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बट वो टॉपर के लिए है। अब टॉपर तो 1 से लेके 2 ही 3 4 होगा ना। तो कहीं भी कभी भी जब बात सैलरी वैलरी का आता है या पैसा कमाने का बात आता है ना, तो कभी भी टॉप क्लास का पैकेज को नहीं देखा कीजिए, पूरा एकदम टॉप का पैकेज को नहीं देखा कीजिए। आप हमेशा चेक कीजिए क्या कि भाई एवरेज पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है किसी भी काम का, किसी भी काम का एवरेज पैकेज क्या है। मतलब वहां पर हम जाते हैं उस फील्ड में, तो एवरेज सबको कितना मिलता है। सबको टॉप थोड़ी ना करेगा बच्चों, असंभव है ना, हर कोई टॉप कैसे कर सकता है। लाखों बच्चा दे रहा होगा तो बस भाई 1 या 2 बच्चा ही टॉप करेगा, 3 बच्चा टॉप करेगा, जो रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 30 आएगा। बाकी सबको तो एवरेज पैकेज ही लगता है ना, और एवरेज पैकेज इतना नहीं रहता है, यही सबसे बड़ा चाहिए। सीए का दुनिया में ऑनेस्टली बता रहे हैं बच्चों, एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख का ही है, 8 से 10 लाख का एवरेज पैकेज का हम बात कर रहे हैं। सेम आपका एवरेज पैकेज आपका आईआईटी का भी है, एवरेज पैकेज। एनआईटी का तो और भी बहुत कम है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी सुनी जाइएगा तो हमेशा एवरेज पैकेज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। वो जो टॉप का जो पैकेज होता है ना उसको नहीं, अरे उस पे लाखों बच्चा है, चलिए आप उसमें आ भी गए, मान लिया भाई एक्सपीरियंस पढ़ के टॉप बन गए, तो आप कीजिएगा, बाकी बच्चा क्या, हम तो एज ए टीचर वो सब बच्चों को देखना पड़ता है ना। तो सब बच्चों को जब देखेंगे तो सच्चाई बताएंगे कि नहीं, कि क्या केवल एक टॉपर को बस बता देंगे भाई मतलब ख्वाब दिखा देंगे। सच्चाई यही है कि एवरेज पैकेज देखिए। और पैकेज अभी एक बात सुन लीजिए, उसमें भी एक और चीज समझ लीजिए। पैकेज अभी आपको एक चीज जो समझने का जरूरत हो ये है, पैकेज मान लीजिए अगर बोला गया भाई कि चलिए आपको 10 लाख का पैकेज लगा है, कितना का, 10 लाख का पैकेज लगा है। तो 10 लाख का पैकेज लगा, इसका मतलब ये नहीं, मान लीजिए 12 लाख का पैकेज लगा, ठीक है, तो 12 महीना करता है, तो 12 लाख का पैकेज लगा, इट डजंट मीन्स कि आपको 1 लाख रुपए का सैलरी हर मंथ मिल रहा है, नहीं। वो 12 लाख का पैकेज में हर चीज इंक्लूड रहता है। इसी में आपका पीएफ कटेगा, इसी में आपका पेंशन कटेगा, इसी में आपका सब कुछ कटता है, इसी में आपका रेंट बहुत कुछ कटेगा, बोनस वोनस सब उसी में मिलना होता है। तो जब ये 12 लाख का अगर आपको पैकेज लगा है ना, तो समझ लीजिए आपका हर मंथ सैलरी मुश्किल से आपका समझ लीजिए 60 से 70 हजार आएगा, 60 से 70 हजार आएगा, और बाकी 30 हजार रुपया मान लीजिए किसी न किसी कारण से कट जाएगा, ठीक है। चाहे वो पेंशन में कटे, चाहे प्रोविडेंट फंड में कटे, चाहे कुछ और कारण से कटे, कट जाएगा। तो इस तरह वो होता है। चलिए, तो जो दोनों चीज था वो हम आपको दोनों बता दिए। बच्चों लोग के साथ बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को फ्रॉड टाइप का फील होता है, और बहुत सारे टीचर लोग ये बात सच्चाई बताता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी से रोजी रोटी चल रहा होता है बच्चों। तो बात को समझिए जो आपको खोल के नहीं बोल रहे हैं, खोल के क्या आप तो बोल ही दिए, इतना तो आप समझदार होंगे ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट में बच्चा लोग आपको जो समझने का जरूरत है, देखिए बिजनेस कीजिएगा ना, तो किसी भी प्रकार का आपको ऊपर से आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं बैठाता जो आपको फोर्स करे कि भाई ये इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। वहां पर कोई भी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बिजनेस खोल के बैठे हो, अपना मर्जी, आप जैसे चाहिए वैसे बिजनेस कर सकते हैं। आपको मन किया आप दारू बेचेगा तो दारू का बिजनेस खोल लीजिए, सिगरेट खोल के बेचिए, जो भी बिजनेस करना है बार खोल लीजिए। यहाँ पर कोई इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होगा। या आप कोई भी दुकान, मान लीजिए आप राशन की दुकान खोले, अब राशन में भाई आप अपना
दाल में कंकड़ पत्थर डाल रहे हैं, पकड़ा के पिटाइएगा, लेकिन कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है वैसा। मतलब कोई ऊपर में आपका इंस्पेक्शन के लिए नहीं भेज देगा, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि वैसा स्पेसिफिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने मालिक खुद हैं। लेकिन जब बात कीजिएगा प्रोफेशनल लोग का, बात कीजिएगा डॉक्टर का, बात कीजिएगा सीए का, तो इन लोगों को जो बॉडी है जैसे आईसीएआई, ये खुद कोड ऑफ कंडक्ट जारी करेगी, ये खुद आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है भाई, और आपको उसको 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे डॉक्टर हो चाहे सी हो, सबका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आपको हर हाल में मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो क्या होगा, आपका जो जो डिग्री है उसको वो रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर जो नौकरी कीजिएगा तो उसका अपना नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर होगा, जो आपका एम्प्लॉयर जहाँ पर जो आप काम करोगे वो डिसाइड करता है, ठीक है। बैंक में अलग कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है। आपका रेलवे में अलग कोड ऑफ कंडक्ट होगा, सबका अपना अपना अलग कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसा आपका जो वर्क प्लेस होगा जहाँ पर आप काम कीजिएगा उसके हिसाब से वो कोड ऑफ कंडक्ट बन जाएगा। क्लियर। तो ये तीन एग्जाम्पल था जो हो गया। चलिए अब वापस आ जाते हैं। आई होप तो अब आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस समझ आया होगा। अच्छा कौन होता है? अच्छा देखिए, कोई खराब और अच्छा यहाँ पर नहीं है, कोई खराब कोई अच्छा नहीं है बच्चों, ठीक है। कोई खराब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। जनरली क्या होता है ना, इट्स ऑल अबाउट रिस्क। यहाँ पर ये जो मैटर करता है ये आप पर मैटर करता है भाई, कि आपके अंदर कितना क्षमता है रिस्क लेने का। रिस्क लेने का क्षमता भी बहुत सारा फैक्टर से डिसाइड होगा, पर मेनली आपके अंदर कितना क्षमता है रिस्क लेने का। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है या ठीक ठाक नहीं भी है, और आपको भाई आदत है भाई रिस्क लेने का, नहीं हम तो तूफान से खेलने के आपको शौक है, तो आप पक्का बिजनेस में ही घुसिएगा, ठीक है। आप पक्का बिजनेस में घुसिएगा कि बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी बहुत बवाल लेवल का है। एक बार अगर इसमें आप सक्सेस कर गए तो आपका जनरेशन बैठ के खाएगा, ठीक है। एक बार अगर आपका मान लीजिए कोई आप बिजनेस खोल दिए, नया स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए आप खोल के बैठ गए, चलिए मिठाई की दुकान, एक बड़ा सा मस्त रेस्टोरेंट खोल के बैठ दिए और शहर में अच्छा खासा वो नाम कमा लिए, पूरा आपका 4 जनरेशन तक बैठ के खाएगा, आप उसको एक बार सक्सेस करा दिए तो। अब प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में वो लोग अपना भाई एक अपना लोग का दर्जा है, ठीक है। बिजनेस में नो डाउट बहुत पैसा मिलता है, और प्रोफेशन से आपको मान सम्मान मिलेगा, हाँ भाई बोलेगा डॉक्टर है, बोलेगा हाँ भाई थोड़ा सीए है, ठीक है। तो लेकिन ये बात कभी मत सोचिएगा, एक जो खराब बात होता है, चाहे आप डॉक्टर होइए चाहे आप सीए होइए, कुछ भी होइए, और भी जो भी एक्सपर्ट फील्ड जो भी है बहुत सारा है, अगर ऐसे कभी मत सोचिएगा कि आप सीए बन गए आपको डॉक्टर बनेगा पूरा दुनिया आपको जान जाएगी, एकदम गलत फहमी मत पालिएगा, असंभव, कभी नहीं होगा। अरे आपको खुद नहीं पता होगा आपको आपका बगल में कौन आपका डॉक्टर है, कौन सीए का नाम क्या है, ठीक है। सीए से को थोड़ी आपका जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या कमिश्नर, कोई हमको नाम नहीं पता होगा, हमको खुद नहीं पता, किसी को नहीं पता होता है। आप नाम कमाइएगा केवल अपना एरिया में, अपना उस फील्ड में। सीए में आप हैं तो सीए का दुनिया में आपको आपको थोड़ा पब्लिक जान जाएगा, आप मेहनत कीजिएगा तो। डॉक्टर का फील्ड में आपको केवल डॉक्टर लोग जानता होगा। बच्चा लोग क्या सब देख लेता है भाई डॉक्टर बनेंगे तो पूरा दुनिया हमको डॉक्टर साहब, या सीए बनेंगे तो सीए साहब करके बोलेगा, नहीं, पूरा दुनिया नहीं ठेका लेके बैठा होता है। आप अपना ही फील्ड में अच्छा रहिएगा, ठीक है। तो प्रोफेशन भी अपने जगह अच्छा है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा मान सम्मान भी मिलेगा। नौकरी का भाई अपना रुतबा तो आप जान ही रहे हैं, बहुत कोई लोग खासकर जो गरीब स्टेट सब होता है वो लोग रात दिन नौकरी पे करता है, क्योंकि वो लोग का कहना होता है मेनली क्या, कि भाई कैपिटल नहीं है बिजनेस खोलने के लिए, उतना है नहीं। देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, जिसके पास बोला इट्स ऑल अबाउट रिस्क, रिस्क लेने का क्षमता होगा ना, वो कुछ भी करके बिजनेस ही खोलेगा, वो अपना घर का जायदाद बेच देगा लेकिन वो बिजनेस ही खोलेगा। ऐसा तो नहीं है बच्चों के नौकरी में या एम्प्लॉयमेंट में जब लोग जाते हैं तो वहां पर आपको मतलब कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं आता, वहां पर भी तो आप भाई पढ़ने गए हैं, पढ़ने उन्हें जाते हैं, जैसे हम लोग जो बोल देते हैं भाई बिजनेस है पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, इस टाइप का। और एम्प्लॉयमेंट में क्या, क्योंकि गारंटी है कि पढ़ लिख के आप नौकरी ले ही लीजिएगा, वहां भी कोई गारंटी नहीं ना है। तो सारा खेल तमाशा ना आपका रिस्क है, आप कितना समझते हैं बिजनेस को या दुनिया को, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। इसमें कोई खराब कोई अच्छा नहीं, तीनों आपका इंसान के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई किसके पास कितना क्षमता है। अब ये नहीं बोल रहे कि भाई बिजनेस के पास ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता है तो वो अच्छा ही नहीं, वो भी नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, बात को समझिए। ये पर्सनल चॉइस है, ये आपका पूरी तरह से पर्सनल चॉइस है कि आप क्या लेना पसंद करें। विद ड्यू फुल रिस्पेक्ट, अगर आप नौकरी में जाना चाहते हैं फुल रिस्पेक्ट के साथ उसका इज्जत कीजिए, प्रोफेशन में जाते हैं फुल रिस्पेक्ट के साथ इज्जत, बिजनेस में जाना चाहते हैं उसमें भी अपना प्योर इज्जत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका अपना कुछ मेडिमेट है, इसमें मेडिमेट क्या, इसमें शादी में आपको बहुत हेल्प होगा, बोलेगा भाई सरकारी नौकरी है मेरा, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। लाखों कमा रहे हैं ऐसा कोई इज्जत नहीं है, नहीं, करोड़ रुपए कमा रहे हैं महीना का कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी है सरकारी मेरा,
बहुत इज्जत है। आदमी लोग तर्क भी देने लगेगा कि है मतलब नौकरी का क्या है, कोविड जैसा आ गया तो पूरा बिजनेस बंद हो गया, दुकानदारी बंद हो जाएगा, सरकारी नौकरी रहेगा तो सब कुछ चलेगा। तो भाई लोग हर चीज में तर्क ढूंढ निकाल लेता है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे प्रोफेशन में, चाहे एम्प्लॉयमेंट में। तो मेन वो सब रहने दीजिए, आपको जो ठीक लगता है आप उसको पाने का कोशिश कीजिए। किस्मत अच्छा रहा तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, वरना यहाँ पर आपको हम बता दें 90% केस ऐसा है, जो आप चाहते हैं वो काम आपको नहीं मिलेगा, जो आप नहीं चाहते हैं वो आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट। देखिए आपको किस्मत आपको कहाँ ले जाता है। तो ये तीनों का डिफरेंस हो गया बच्चों, जो इंपॉर्टेंट था। अब आ जाइए यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी किसको बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो टाइम देकर समझाए हैं, ये सब तो इजली हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जहाँ पर ऑब्वियस है पैसा कमाने का बात हो, हाँ पैसा से रिलेटेड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ऑब्वियस है भाई, प्रोडक्शन मतलब जो गुड्स को बनाते हैं या उसको हासिल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। बिजनेस इन्वॉल्व आइदर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग और प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल। गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये अलग अलग गुड्स है, कोई भी प्रकार का गुड्स होता है या अलग अलग प्रकार का सर्विस। कंज्यूमर गुड्स जैसे शुगर और पेन, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन उशीन आएगा आपको, मशीनरी प्लांट ये सब। और सर्विस में तो आपको बता दिए, जैसे आपको बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये सब है, चाहे वो बाल काटने वाली सर्विस क्यों ना, बार्बर वाला, ठीक है। सेल और एक्सचेंज, सेल तो आपको पता है नॉर्मल, जो आप नॉर्मल जानते हैं वही सेल है, उसमें कुछ सीखने जो होता है नहीं। रेगुलर डीलिंग, यदि बिजनेस इन्वॉल्व रेगुलरिटी इन डीलिंग, अलग अलग डीलिंग, अ सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, यानी कि बिजनेस में होने के लिए क्या है आपको भाई, हर दिन आपको सेल और परचेज होना चाहिए, हर दिन ऑलमोस्ट, ठीक है, तब जाकर के वो बिजनेस में आएगा। ऐसा नहीं कोई एक दिन कर दिए तो उसको आप बिजनेस बोल दीजिएगा, नहीं, अरे वो तो कोई भी करता है ना। आज आप गए कुछ खरीदे या कुछ बेच दिए, कभी किस्मत से आपके पास पुराना मोबाइल था उसको बेच दिए, तो कोई बोलेगा मोबाइल का बिजनेस करते हैं, नहीं भाई, वो पुराना था बेच दिए, वो सिंगल टाइम है, तो नहीं कहलाएगा बिजनेस। बिजनेस में रेगुलर होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग ऑब्वियस है भाई, बिजनेस खोले हैं तो मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग, प्राइमरी मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ऑब्वियस है भाई, जब लोग बिजनेस खोले रहते हैं तो किसी को आइडिया नहीं होता कि मेरा बिजनेस कितना सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। इट्स ऑल अबाउट मार्केट का कंडीशन, सिचुएशन, टाइमिंग, और सबसे बड़ा चीज आपका किस्मत, ठीक है। बोलिएगा सर किस्मत आप क्यों बोल रहे हैं, सारा तो मेहनत का खेल नहीं। ये आपको हम नहीं समझा पाएंगे। ये आप जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होते चलिएगा, बस मेरे बात को याद रखिएगा कि कोई सर थे जो बोले थे कि भाई किस्मत भी मैटर करता है। तो ये आपको अभी तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा 11-12 में अभी आप एंट्री किए हैं, थोड़ा सा अच्छा से पिसाइए, थोड़ा सा समझिए दुनियादारी को, थोड़ा लात जूता खाइए, तब जाके आपको ये मतलब थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब जो बिजनेस खोलते हैं उसमें हम लोग को श्योरिटी नहीं होता क्या प्रॉफिट कमाएंगे क्या नहीं होता है, बहुत प्रकार का उसमें रिस्क हो सकता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज अर्न नेवर सर्टन और एडवांस, वो कभी भी सर्टन नहीं होता है। एक साल में आप 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक साल में आप एक ही प्रॉफिट नहीं कमाइए। जनरली जनरली एक बात आप समझ लीजिए, आप नॉर्मली कोई भी बिजनेस खोलते हैं ना, तो छोटा अगर वो मिडिल लेवल का बिजनेस है, मिडिल लेवल का बिजनेस है, अगर वो मिडिल लेवल का बिजनेस है, तो मान के चलिए बच्चों 1 से 2 साल तक, ठीक है, 1 से 2 साल तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इस टाइमिंग में आप ये मान के चलिए कि भाई आपको अपना दोनों कॉस्ट रिकवर कर लेना है, एक फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा आप एक बार फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं, पढ़िएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़िएगा। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको रिकवर हो जाना चाहिए। ऐसा समझिए, रूम का रेंट और जितना पैसा सामान में लगाए वो आपका कम से कम रिकवर हो जाए बिजनेस में, अगर आपको वो मिडिल लेवल का बिजनेस है तो। हाँ अगर आपको एकदम छोटा सा लेवल का बिजनेस है, जैसे आपको कोई कोई ठेला वाला खोल के बैठ गया, ठीक है, ठीक है, खराब बिजनेस तो वो ठेला वाला भी नहीं होता बच्चों, वो जो ठेला होता है या जो चाय का भी बिजनेस होता है वो भी खराब नहीं होता है। अगर किस्मत साथ दे जाए तो उसमें भी बहुत पैसा कमाइएगा, अगर आप उसको अच्छा से जमा दिए, नाम कमा लिए उस फील्ड में भी, तो उसमें भी बहुत पैसा कमाइएगा, वो भी खराब नहीं है। ये बस आपका खेल तमाशा आपका मेंटालिटी का है कि हाँ इसमें तो इज्जत है उसमें तो इज्जत है, नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आप पब्लिक के अंदर क्या डालते हैं, पब्लिक का दिमाग में। देखिए आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप रोड में रोड में सब्जी बेचिएगा तो कोई बोलेगा है तो बहुत फालतू काम है भाई, कोई इज्जत नहीं करेगा कोई, आपका सब्जी बेच रहा है रोड में, नहीं कोई इज्जत नहीं है। सेम चीज आप एक बड़ा मॉल खोलिए, जैसे रिलायंस का है ना, आज के डेट में रिलायंस रिलायंस में सब्जी बेचिए, उससे आपको तारीफ करेगा कि देखिए रिलायंस में सब्जी, बोले क्या करता है, रिलायंस का स्टोर है वहाँ पर, मेरा अपना रिलायंस स्मार्ट टाइप से है, वो क्या वहां पर आदमी सब्जी बेचा सेम कुछ कर रहा है, पर क्या कोई बोल देगा कि रिलायंस का बिजनेस खराब है, नहीं कोई नहीं बोलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, आपको रिस्क को बहुत अच्छा से बता दिए बच्चों, जिसको आप कवर अप नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, ये सब हो गया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री में आ जाइए।
अब बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग मेरे दो भाग में बांटेंगे, ठीक है, दो कैटेगरी में, एक इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है। इंडस्ट्री किसको बोलते हैं इसको समझिए। देखिए, इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में। उसको क्या बोला जाएगा, मेनली उसका इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज टू मीन group of firm producing similar goods, example cotton textile industry. Industries are classified into three categories, वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड होगा। तो इंडस्ट्री को मिले तीन कैटेगरी में बांटेंगे, और इंडस्ट्री किसको बोलते हैं उसको समझिए पहले। देखिए, इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इंडस्ट्री नहीं बोला जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, ठीक है, आप कूलर, टीवी, पंखा, एसी, फ्रिज ये सब बेचते हैं, तो क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बिजनेस है? नहीं, नहीं बोल सकते। क्यों? आपका जो बिजनेस है वो केवल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। इंडस्ट्री में कब आइएगा, इंडस्ट्री में आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक का जितना फील्ड में जितना कोई बेच सेल परचेस कर रहा होगा ना, वो कहलाता है क्या, आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री समझने एक प्रकार का ना वाइडर टर्म है, इंडस्ट्री एक वाइडर टर्म होता है। इसमें वो सारा खिलाड़ी आएगा जो इलेक्ट्रॉनिक का दुनिया में है, ठीक है, चाहे आपका सैमसंग हो, चाहे आपका और भी इलेक्ट्रॉनिक, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, चाहे आपका और क्या क्या जो भी नाम याद नहीं आ रहा है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस में जो दुनिया सब में है, ठीक है, वो सारा क्या कहलाएगा, उसका इंडस्ट्री। जैसे मोबाइल का ही ले लीजिए, मोबाइल में केवल अब सैमसंग कितना नामी है, चाहे आईफोन, एप्पल कितना नामी है, वो अपने आप को इंडस्ट्री नहीं बोल सकता। वो लोग अपना बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन इंडस्ट्री में आने के लिए भाई पूरा मोबाइल का कंपनी आना चाहिए। समझ में है? चाहे आपका सैमसंग हो, एप्पल हो, सब इसी में आएगा, सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, जो कुछ भी है, ठीक है, सब इसी में आएगा, तब जाके कहलाता है वो क्या, इंडस्ट्री। इसीलिए यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। जो जैसे आपको ये फोन का एग्जाम्पल दिए, आई होप अब आपको अच्छा से क्लैरिटी हो गया होगा। अब इंडस्ट्री को भी मैंने हम लोग दो इस तरह से देखिए बांटे हैं। एक होता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, ये जो तीन कैटेगरी बोले ना, एक है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी, और एक आपका टर्शियरी, ठीक है। इसी को बहुत बार हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री, ठीक। अब एक करके देखते हैं, चलिए। प्राइमरी इंडस्ट्री, ये आप बचपन से पढ़े होंगे तो कोई शक का बात नहीं है। प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका क्या होता है भाई, मेनली एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन का काम होता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, एग्रीकल्चर। प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है ना, एक्सट्रैक्शन बोलने का मतलब होता है जब जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे से आपका कोयला रहता है, आपका पेट्रोलियम रहता है, इन सबको जब नीचे से कुछ कोड़ करके निकालते हैं ना, बाहर निकालते हैं इस अर्थ सरफेस के अंदर करके, माइनिंग करके या कुछ गड्ढा कोड़ करके, ठीक है, डिगिंग करके निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ये उसका टेक्निकल टर्म है, ठीक है, कीवर्ड्स है, उसको बोले क्या, एक्सट्रैक्शन। उसको हम लोग प्रोडक्शन नहीं बोलते हैं बच्चों। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या, कि रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो कहलाता है वो आपका प्रोडक्शन। ये जो वर्ड है ना एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब सिंपली क्या है कि भाई आप इस ग्राउंड सरफेस के अंदर से, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला, चाहे कोई भी चीज आप कोड़ करके बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम लोग मेनली बोलते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक तो आ गया आपका एग्रीकल्चर, फिर आपका एक्सट्रैक्शन, फिर प्रोडक्शन। अब इसमें देखिए दो वर्ड लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्टिव यानी कि ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा बताएं, देखो फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ये सब। अब का फिर आ गया क्या, जेनेटिक्स। अब ये एक्सट्रैक्टिव तो हो गया। जेनेटिक्स में क्या होता है, अलग अलग प्लांट ब्रीड जो होता है, जैसे प्लांट का, चाहे एनिमल्स का, उन लोगों को फर्दर प्रोडक्शन करवा करके एक नया प्रजाति बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स का खेल तमाशा, ब्रीडिंग एक प्रकार से। जैसे कि क्या, हाइब्रिड सुने हम लोग, एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, हाइब्रिड, हाइब्रिड वर्ड सुने होंगे। ये क्या होता है, ये दो अलग अलग सिमिलर प्रजाति का, दो अलग अलग इसके पास स्किल, उन लोगों को मिलाकर बनाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए एक कोई देहाती गाय है, ठीक है, और एक आपका कोई और गाय है। देखिए देहाती गाय में खासियत क्या होता है कि वो लंबे समय तक दूध देती है, और एक एक और गाय होता है, पता तो क्या बोलते हैं, उस गाय में खासियत होता है ना कि वो ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क देती है। देहाती गाय लंबे समय तक दूध देती है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देती है। और जो दूध एक गाय होती है जो ज्यादा दूध देती है लेकिन लंबा समय तक नहीं देती है, तो इन दोनों का समझिए जीन को मिला करके ना एक नया ब्रीड बनाते हैं, जो जर्सी गाय बोलते हैं। वो जर्सी गाय का खासियत होता है कि भाई वो लंबा समय तक भी दूध भी देगी और ज्यादा क्वांटिटी में भी देगी, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइब्रिड बोलने का मतलब, ये आप बहुत बार देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हाइब्रिड का मतलब समझ में आ गया। तो जेनेटिक्स से ब्रीड कराने का यही मतलब होता है
कि सिमिलर स्पीसीज का दो अलग अलग प्रजाति को आपस में मिला दिए और एक नया फार्म है। पोल्ट्री फार्म भी, जो फार्म मुर्गी है वो टिपिकल खाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो वो इस टाइप से है। हाँ, प्लांट फूल सबको देखिएगा, फूल सब में बहुत कॉमनली आपको हाइब्रिड प्लांट मिलेगा। देखिएगा छोटा सा ही प्लांट है, उसमें भी फूल निकल जाता है, तो क्या वो हाइब्रिड प्लांट है, ठीक है। उसमें खास होता है भाई कि छोटा में ही वो ज्यादा से ज्यादा फूल खिल सके। तो ये होता है आपका जनरेटर खेल तमाशा। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपका प्रोसेस मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस गुड्स और फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेस। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी आप एक्सट्रैक्ट करके निकाले हैं, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल, कोयला वोयला कुछ भी, या चाहे पेट्रोलियम, उसको हम लोग अच्छा से प्रोसेस करने का काम हम लोग सेकेंड इंडस्ट्री में करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको बड़ा बड़ा प्लांट चाहिए होता है, कोई सब कब आते थे। अब पेट्रोल निकालना हो मान लीजिए, तो इसके लिए बहुत बड़ा मशीन चाहिए, लेकिन वहां पर केवल आप निकालने का काम किए हैं, समझ में आ रहा है ना। वो जो निकल के जो प्रोडक्ट आया, वो डायरेक्ट पेट्रोल थोड़ी निकलता है बच्चों, वो तो क्रूड ऑयल निकलता है ना। क्रूड ऑयल को अच्छा से रिफाइन से फाइन कीजिएगा, तो रिफाइन करने का काम मेनली कहाँ होगा? यहाँ सेकेंडरी इंडस्ट्री में होगा। तो उसको अच्छा से रिफाइन कीजिएगा, तब जाकर वो पेट्रोल, फिर केरोसिन या डीजल, ये सब बनने का वो काम होता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री डिसाइड करता है भाई कि कैसे वो प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। तो इसका कीवर्ड्स क्या है सेकेंडरी इंडस्ट्री का? देखिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री का कीवर्ड्स क्या है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से निकल के है ना, जो गुड्स है और उसको फाइनल कंजम्पशन या तो फिर फर्दर प्रोसेस में भेजने का काम करते हैं, ठीक है। ये फर्दर प्रोसेस में जो भेजा जा रहा है ना, वो मेनली सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है, समझ में? अब देखिए इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूस गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स, क्रिएटिंग फॉर्म्स, यूटिलिटी और सब डिवाइडेड इनटू अलग अलग जो चीजें हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। जब पहले क्या है, एनालिटिकल, सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, जैसे ऑयल और रिफाइनरी। जैसे कि जो जो निकल के आया है, रॉ मटेरियल जो निकल के आया है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल जो बाहर आया है, क्रूड ऑयल, अब उसको सेपरेट करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स में। जैसे आपका जो रॉयल रिफाइनरी में दिया हुआ, उसी का तो आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब उसी से बन के निकलेगा ना, क्रूड ऑयल से, ठीक है। फिर क्या है, सिंथेटिकल, यानी कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल में क्या, सीमेंट कोई एक चीज से बना जाता नहीं है, वो क्या जिप्सम उपसम अलग अलग चीज को मिला करके सीमेंट बनता है। बहुत सारी चीज को मिलाइएगा तो जाकर के आपका सीमेंट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंथेटिकल। फिर क्या, प्रोसेसिंग, मतलब क्या, उसको नेक्स्ट स्टेज में भेजना, ठीक है। जैसे शुगर पेपर, ठीक है, शुगर आपका किससे, शुगर कैन से बनता है, उसको हम लोग गन्ना में पीसेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर टुकड़ा में काटेंगे, वो मशीन कर लेगा, वो क्या होगा, प्रोसेसिंग। पेपर भी वैसे ही आपका बैम्बू से बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेज में भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में भेजा, मतलब एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, फिर जाकर आपका फाइनल गुड्स बनने का काम होता है। इस टाइप से बहुत सारा स्टेज में वो जब गुजरता है, उस अलग अलग जो स्टेज में गुजरा 1 2 3, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनली प्रोसेसिंग। असेंबलिंग किसको बोलते हैं? देखिए, असेंबलिंग बोलने का मतलब होता है असेंबल कंपोनेंट पार्ट। ये आप वो चीज नहीं फेस किए होंगे। बेस्ट एग्जांपल देते हैं, अगर आप फेस किए होंगे, ऐसी बात है, डेस्कटॉप देखिए, डेस्कटॉप एक होता है आपका लैपटॉप, होता है ना, एक होता है आपका लैपटॉप, एक होता है हम लोग डेस्कटॉप। लैपटॉप है तो भाई जिस कंपनी का भी खरीदेगा उसी कंपनी का पार्ट पूरा सेम रहता है, लेकिन जो हम लोग डेस्कटॉप खरीदते हैं ना, डेस्कटॉप जो हम लोग जनरली खरीदते हैं, तो किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड का जनरली नहीं खरीदते हैं हम लोग, अलग अलग कंपनी का अलग मॉनिटर खरीद लिया भाई, मान लीजिए सैमसंग का, ठीक है। जो उसका जो बैटरी रहता है, यूपीएस जिसको बोलते हैं, वो खरीद लेते हैं हम लोग माइक्रोटेक का, ठीक है। प्रोसेसर खरीदते हैं किसी और का, उसमें रैम लगाता है जियोन का या किसी भी चीज का, मदरबोर्ड रहता है चाहे इंटेल का, चाहे जो एक और अभी जो नामी चल रहा है, वो क्या नाम है उसका भुला गया, जो भी अलग अलग इंटेल मदरबोर्ड खरीद रखे, ये सब क्या किए, अलग अलग पार्ट को मिला करके आप क्या किए, फाइनली आप डेस्कटॉप बनाए हैं, ठीक है। तो उसको क्या किए भाई, अलग अलग पार्ट को जब एक साथ जोड़े, उसको क्या बोले हम लोग, असेंबली। समझ में आया? तो सेम कंपनी लोग भी करती है, कंपनी लोग क्या करती है, अलग अलग कंपनी से बड़ा बड़ा बहुत को क्या करता है ना, कि अलग अलग पार्ट पुर्जा को इंडिया में बुला लिया जाता है, और वो उसको केवल जोड़ने का काम कर देती है, ठीक है। जोड़ने का काम करती है तो क्या कहलाता है, वो असेंबलिंग। और पता है उसके साथ अपना नया टैग लगाया जा सकता है। चाइना, जहां पर आप मेड इन इंडिया देखते हैं, मेड इन इंडिया जो आप टैग देखे रहते हैं, सब कुछ उसका इंडिया में थोड़ी ना बनता बच्चों। मैक्सिमम चीज तो चाइना से या अलग अलग कंट्री से, जिस कंट्री का भी वो पार्ट पुर्जा है, वो इंडिया में आगे क्या होता है, खाली असेंबल होता है, मतलब आपस में बस वो चिपका रहता है, और उसमें टैग लगा जाता है क्या, मेड इन इंडिया का। इंटरेस्टिंग है ना। कंस्ट्रक्शन क्या होता है आपको बहुत पता है, इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, या तो बताने की जरूरत है नहीं। अब ये टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में,
सर्विस सेक्टर सिंपल था भाई, सर्विस सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शियरी सेक्टर, चाहे बोलिए सर्विस सेक्टर। जैसे कौन कौन हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट का, चाहे आपका बैंकिंग का, चाहे आपका इंश्योरेंस का, वेयर हाउसिंग का, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारा का सारा हम लोग आता है किसमें, सर्विस सेक्टर में, या बोले टर्शियरी सेक्टर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। कॉमर्स, कॉमर्स बोलने का मतलब हो गया क्या, जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए, उसको मेनली बोलते हैं क्या, आपका कॉमर्स। कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करता है किसमें, आपका बिजनेस में और मेनली ट्रेड करने में। ठीक है, तो जैसे सर्विस क्या, सर्विस में आपको यही सब, कॉमर्स का दुनिया में जो भी चीज का सर्विस, मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको बिजनेस करना है, उस बिजनेस करने में किसी तरह का भी आपको फैसिलिटी चाहिए, किसी तरह प्रकार का भी जो फैसिलिटी चाहिए, वो सारा फैसिलिटी आपका कॉमर्स के अंदर में आता है। कॉमर्स का मेन डिफिनेशन ही है, जो भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत अगर आ रहा है, किसी प्रकार का जो हिंड्रेंस आ रहा है बिजनेस को कैरी करने में, उसको ठीक करने के लिए जो फैसिलिटी मिलेगा ना, वो सारा फैसिलिटी आपका कॉमर्स से ही आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिए कि कॉमर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। समझ में आया? इसमें क्या क्या आता है, आपका ट्रेड, आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड सिंपली माफ कीजिएगा, ट्रेड सिंपली बोलने का मतलब क्या होता है भाई, बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड सिंपल बोलने का मतलब होता है ये बाइंग एंड सेलिंग, और ऑक्सिलरी मतलब उसका हेल्प करेगा। ऑक्सिलरी मतलब क्या, हेल्प। ऑक्सिलरी वर्ड इंग्लिश सुने, ऑक्सिलरी वर्ब सुने होंगे, इज, एम, आर, तो ये ऑक्सिलरी भी वहां पर यही सेम चीज है कि भाई वो हेल्प करता है ट्रेड करने में। ठीक है, जैसे आपको देखिए ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और बिजनेस करने में या ट्रेड करने में वो हेल्प करता है। जो कॉमर्स होता है वो हिंड्रेंस, जो किसी प्रकार का दिक्कत आता है बिजनेस को करने में, ठीक है, उसको आएगा क्या, आपका हिंड्रेंस ऑफ पर्सन ट्रेड करने में, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, यही सब है जो आपका डिटेल में लिखा हुआ कुछ। ये सब ऑब्वियस है, ये सब क्या करता है, ये आपको बिजनेस करने में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। ये सारा चीज ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, वैसे ये तो आपको बेसिक से आपको जान ही रहा हूँ बच्चों, तो ये सब बताने का जरूरत तो है नहीं। ठीक, ये वही ऊपर का सेम चार्ट था, एनसीईआरटी में बना हुआ था और कुछ था नहीं। अब ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड बोलने का मतलब क्या होगा, ट्रेड बोलने का मतलब होगा सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रेड। अब ट्रेड भी याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ट्रेड भी हम लोग दो प्रकार कर चलेंगे, एक इंटरनल ट्रेड यानी कि विद इन द कंट्री, सिंपल सा चीज है। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल। समझ में आ गया? इंटरनल ट्रेड बोलने का मतलब क्या है, जो कंट्री के अंदर में हो रहा है, चाहे होलसेल चाहे रिटेल हो। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या इंटरपोर्ट आ जाएगा। इंपोर्ट का मतलब आपको क्या होता है, देख लीजिए, मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है और ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दूसरा दुनिया, बाहर का वर्ल्ड है। तो इंपोर्ट बोलने का मतलब हो गया जब बाहर से कहीं से भी, चाहे वो आपका आपका यूएसए हो, चाहे आपका जापान, चाइना, ब्राजील, कहीं से भी हो, जब दूसरा वर्ल्ड कंट्री से, दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जब इंडिया में सामान आएगा, उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। क्लियर है? एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, इंडिया से कोई भी सामान किसी भी देश में जाए, बेचा हुआ, हम किसी भी देश को अगर बेच रहे होंगे ना, इंडिया वाले सब किसी भी देश को कुछ भी बेच रहा हो, चाहे चाइना को, चाहे फ्रांस को, चाहे जर्मनी को, चाहे लंदन को, वो क्या कहलाएगा आपका, रेस्ट ऑफ द, क्या कहलाएगा आपका, एक्सपोर्ट कहलाएगा। इंपोर्ट कब कहलाता है, जब दूसरा देश से इंडिया कुछ खरीदती है तो क्या कहलाता है, वो इंपोर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी क्लैरिटी मिल गया होगा। और फिर सुन लीजिए, इंपोर्ट यानी कि दूसरा कंट्री से इंडिया में कुछ खरीदा गया हो, ठीक है, तो कहलाएगा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया जब दूसरा देश को कुछ बेचा होगा तब क्या कहलाएगा, वो एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट थोड़ा अलग चीज है, ये वर्ड यहाँ पर है आपका। इंटरपोर्ट में क्या होता है ना, कि मान लीजिए ये कोई एक कंट्री था, ठीक है, एक अदर कंट्री है, इस कंट्री में हम इंडिया में एक्सपोर्ट होकर, इंपोर्ट होकर के वो सामान आया और इंडिया उसको दूसरा कंट्री में भेज दी, दूसरा किसी भी कंट्री में भेज दी। इंटरपोर्ट बोलने का मतलब होता है इंडिया उसको जब परचेज किया, यानी कि जब इंपोर्ट कराया ना, तो उसका मेन पर्पस नहीं था कि उसको खुद वो कंज्यूम करे, इंडिया को खुद कंज्यूम करे, अपने लिए इस्तेमाल करे, नहीं, उसका मेन पर्पस क्या था भाई, कि वो दूसरा कंट्री से मंगाएंगे और फिर दूसरा कंट्री को भेज देंगे, उसको बोलते हैं मेनली हम लोग इंटरपोर्ट। समझ, इंटरपोर्ट में मेन पर्पस होता है भाई कि बिजनेस पर्पस मेनली होता है कि भाई दूसरा कंट्री से मंगाए, यहाँ से हमको सस्ता पड़ा और 2-4 पैसा प्रॉफिट कमा के हम दूसरा कंट्री को बेच देंगे, ये होता है आपका इंटरपोर्ट। समझ में? अब आपको लगा सर जब दूसरा कंट्री से तो डायरेक्ट, दूसरा कंट्री डायरेक्ट क्यों नहीं खरीदती, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना फिर कंफ्यूजन होगा, उतना हाई लेवल पे अभी जाने होती है, अभी केवल मतलब जानिए। ठीक है, तो मतलब क्या था इंटरपोर्ट का, इंटरपोर्ट का सिंपल मतलब क्या है भाई, कि इंडिया जो है दूसरा कंट्री से सामान खरीदी और उसको दूसरा कंट्री को बेच दी, मेन इंटेंशन यही था। इंपोर्ट होता क्या है भाई, हम लोग अगर मान लीजिए जैसे इंडिया है
और ये यूएसए है। अगर मान लीजिए हम लोग यूएसए से कुछ खरीद के लाए तो भाई इंडिया तो खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा को बेच नहीं रही है। सेम एक्सपोर्ट में इंडिया दूसरा कंट्री को किसी को कुछ भी एक्सपोर्ट करे तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल एक्सपोर्ट कहलाएगा। लेकिन इंटरपोर्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। इंटरपोर्ट में क्या है भाई, एक कंट्री से खरीदी इंडिया और दूसरा कंट्री को भेज दी, तो वो मेनली क्या कहलाएगा आपका इंटरपोर्ट। ठीक है। अब ऑक्सिलरी ट्रेड में क्या आएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, जो क्या होता है आपको बिल्कुल पता है बच्चों, कुछ तो समझाने लायक है नहीं। बैंकिंग फाइनेंस का सर्विस क्या होता है वही बताने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस LIC या अलग अलग बजाज अलियांस या बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी है, मैक्स वैक्स दुनिया भर का है। वेयर हाउसिंग क्या होता है ये भी आपको पता है भाई, जो स्टोरेज करने का फैसिलिटी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग। एडवर्टीजमेंट पब्लिक और पब्लिक रिलेशन आप जिंदगी से सुनते आ रहे हैं। जिस समय इसको डिटेल में कुछ सिखाने वाला चीज आएगा ना वो जरूर बताएंगे, वो मार्केटिंग में, वो क्लास 12 में है, जब वो आएगा तो बताएंगे। वैसे नॉर्मल बोलचाल भाषा में एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन क्या होता है आपको पता ही, तो बताने का आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। जहाँ मेनली समझाने का जो होता है वहाँ समझाएंगे, और पढ़ के देख लीजिए। रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग ब्रांड्स इमेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग मेनली आपका एडवर्टीजमेंट। तो प्रचार कर रहा है कंपनी अपना नाम कमाने के लिए। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट इज पेड, हाँ ये भले था एक चीज कि एडवर्टीजमेंट पेड होता है और पब्लिक रिलेशन आपका अनपेड होता है। एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कंपनी अपने बारे में हमेशा अच्छा चीज बताएगी कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट वो है, उसको इस्तेमाल कीजिए आपको अच्छा होगा। पब्लिक रिलेशन समझ लीजिए एक प्रकार से आपका माउथ टू माउथ जनरली चलता है। और पब्लिक रिलेशन भी क्या होता है ना, एक प्रकार से पब्लिक रिलेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, वो मेनली पब्लिसिटी होता है। पब्लिक रिलेशन तो हमेशा अच्छा ही होगा ना, तो जो एक्चुअल टर्म आना चाहिए था ना वो पब्लिसिटी होना चाहिए था। पब्लिसिटी मेनली पब्लिक लोग करता है, अब पब्लिक कुछ भी कर सकता है। पब्लिक को अच्छा लगा सामान तो अच्छा चीज बताएगी यानी कि पॉजिटिव, खराब लगा तो कर देगी नेगेटिव। पब्लिक रिलेशन जो होता है वो तो हमेशा समझिए पॉजिटिव ही होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ पब्लिक रिलेशन इज अनपेड नहीं, पब्लिक रिलेशन जो बनता है वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है, वो कभी आपका पेड अनपेड नहीं होता, उसमें पैसा लगाता है बच्चों। टॉप मैनेजमेंट वाला सब अपना प्रचार करता ही है साइलेंटली। यहाँ पर मेनली सही वर्ड इस्तेमाल क्या होता है आपका, पब्लिसिटी, दोनों में अंतर होता है। ठीक है। पब्लिसिटी, लेकिन आप क्योंकि 11th क्लास में है ना तो इसलिए तो डिटेल में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। तो पब्लिसिटी होता है जहां पर आपको अनपेड होता है। मान लीजिए कोई कुछ चीज था, मान लीजिए कोई भी ऑयल था भाई, जिसमें आपको लगा कि भाई इसमें लगाने से बाल उग जाएगा, तो उसको आप खुद बता रहे हैं अपने दोस्त को भाई ये तेल खरीद, इसका मतलब खरीदेगा तेरा बाल उग जाएगा, तो क्या एक प्रकार का आपका पॉजिटिव पब्लिक, आप उसको तारीफ करके उसको अपने दोस्त को भी खरीदने के लिए इंकरेज किए। अब मान लीजिए आप उस ऑयल को लगाएं और आपका बाल और झड़ गया, तो आप उसको बुरा भला दुनिया भर का नेगेटिव नेगेटिव बोलिएगा, नेगेटिव पब्लिसिटी कीजिएगा, सबको बताइएगा ये फालतू कंपनी है, फ्रॉड करती है, इस टाइप का बात। तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना वो सही मायने में पब्लिक रिलेशन के लिए नहीं है, वो आपका क्या है, वो सही मायने में दो प्रकार से होता है, एक एडवर्टीजमेंट, एक होता है देखिए पब्लिक रिलेशन, और एक होता है क्या, पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी होता है हमेशा पॉजिटिव यानी कि अच्छा अच्छा बात, और ये होता है आपका पेड। पब्लिक रिलेशन क्या आपका आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रोडक्ट अच्छा रहा तो, या तो फिर नेगेटिव यानी कि बुरा भला भी सुन सकते हैं, और ये आपका अनपेड होता है। ठीक है। पैसा देने के लिए कोई गाली खाने के लिए कोई पैसा नहीं देता है। ठीक है। आपको जो दोस्त बुरा भला जब बोले उस ऑयल कंपनी के बारे में तो वो जी भर के बोलेगा, तारीफ करेगा तो भी जी भर के तारीफ करेगा, तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। ठीक है। तो उतना डिटेल में था नहीं 11th क्लास में, तो हटा दिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या भाई, मेन ऑब्जेक्टिव तो है भाई प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट तो सोल ऑब्जेक्टिव है ही। इट इज नॉट इट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी। या लिखने का स्टाइल है ये, मैं समझ लीजिएगा कि प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बस लिखने का उसका स्टाइल है कि केवल यही सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, और बहुत तरह का सोल ऑब्जेक्टिव है, बट बिजनेस में मेनली मान के चलिए आपका प्राइमरी और सोल ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट ही है। ठीक है। उसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो अलावा वाला पार्ट यहाँ से है। जैसे क्या, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस ओनर। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रॉफिट है। ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस होगा। एक मेनली सोर्स इनकम होता है भाई, जो बिजनेस खोला है उसको फिर घर परिवार चलाना है कि नहीं। फिर क्या, सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो काम हेल्प आता है। इंडिकेटर ऑफ इफिशिएंट वर्किंग, ये साबित करता है भाई अगर प्रॉफिट आ रहा हो मतलब कंपनी में काम अच्छा से हो रहा है। ठीक है। साइन ऑफ सोसाइटी अप्रूवल और बिजनेस यूटिलिटी, अगर आपका बिजनेस अच्छा से बढ़ रहा है, आपको पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स आपको अप्रूवल मिल रहा है। ठीक है। फिर क्या है आपका, बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ इंटरप्राइज, और वैसे आपका बिजनेस अच्छा से ग्रो कर रहा है, पैसा आप नाम फेम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या भाई कि आपका अच्छा खासा रेपुटेशन मार्केट में बन रहा है। ठीक। अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सो देख लीजिए।
एक है आपका मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग बोलने का मतलब क्या होगा भाई, आप मार्केट में टिके हुए हैं, ठीक है, मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग गुडविल एंड स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इज रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर बाय द ऑफरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिजनेबल प्राइस। यानी कि मार्केट में आप अच्छा से टिके हुए हैं, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और सही रेट पे कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल क्या होता है, गुडविल एक प्रकार से समझ लीजिए कंपनी का रेपुटेशन को बोलते हैं गुडविल, ठीक। इनोवेशन मतलब क्या होता है कि कुछ नया, कुछ न्यू आइडिया या मेथड को जब हम लोग लॉन्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग मेनली, इनोवेशन। प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छा से इफिशिएंसी को इंक्रीज करना, इफिशिएंसी को इंक्रीज करना उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। काम को अच्छा से करना, समय पे करना और कम रिसोर्स में करना, ठीक है। जैसे प्रोडक्टिविटी या इफिशिएंसी के एग्जांपल पर समझ लीजिए, जनरली हर टेलर लोग 1:20 पे पैंट को सिल के देता है। एक बहुत अच्छा इफिशियंट टेलर अगर कोई हुआ तो क्या करेगा, वो 1:10 में भी अगर सिल के दे दे, मीटर का बात करें 1:10 मीटर में, इट मीन्स व्हाट कि भाई वो बहुत अच्छा इफिशियंट है, अच्छा प्रोडक्टिव टेलर है, समझ में आया? मतलब कम रिसोर्स में वो काम को कर दिया, है नहीं। बाकी सब कोई 1.2 मीटर कपड़ा लेता है, वो 1.1 में कर दिया, उसे कुछ पैसा बचेगा ना कस्टमर का, ठीक है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये तो आपको पता है, ठीक है। एक्वायरिंग इफिशिएंसी यूजिंग नेसेसरी रिसोर्सेज लाइक मशीनरी, बिल्डिंग और फंड्स, ये होता है आपका रिसोर्सेज बिजनेस करने के लिए। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका चैप्टर है, साथ है क्लास 12 में 11 में याद नहीं आ रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बिजनेस कीजिएगा ना तो हर बिजनेस का सोसाइटी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बिजनेस, अगर आप सोसाइटी में बिजनेस खोल कर पैसा कमा रहे हैं, पब्लिक से कमा रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रति भी कुछ योगदान आपका जरूरी है। तो यहाँ पर एक खबर, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स एंड ऑपरेट सोशल डिजायरेबल। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको अच्छा से डील करना, ठीक है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत कुछ आता है, ये आप पढ़िएगा चैप्टर में कि भाई थोड़ा सोसाइटी का भी वेलफेयर हो जाए, ठीक है? अगर आप करोड़ों में कमा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती सोसाइटी का वेलफेयर करवाएगी। और अगर नॉर्मल भी कमा रहे हैं, मान लीजिए आपको उतना नहीं है, तो आपका जब इतना कीजिएगा भाई, आप फेयर पैसा चार्ज कीजिए, किसी को ठगी होगी नहीं, इतना ही आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कराएगा नॉर्मल के लिए। मेनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का पता है, जब आप करोड़ों में कमाइएगा तब उस समय फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, वो जबरदस्ती फिर आपसे भलाई का काम करवाएगी, ठीक। फिर आ जाइए रिस्क, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क इज पॉसिबिलिटी इन इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कुछ ऐसा घटना जो आपको अनसर्टन हो और आपका अनएक्सपेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस रिस्क। कुछ भी कीजिएगा ना, कोई भी बिजनेस करिएगा तो ऑब्वियस है भाई उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होने का डर ये रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो ये हो गया। और एक है आपका इधर टाइप ऑफ रिस्क। टाइप ऑफ रिस्क में आपको बहुत तरह का रिस्क होता है, मिलने को 2 प्रकार का यहाँ पर दिखाया गया है, आपका बुक एनसीईआरटी में 2 ही था। तो सबसे पहले रिस्क समझ गए, रिस्क बोलने का मतलब क्या है कि भाई किसी प्रकार का अनसर्टनिटीज और आपका किसी प्रकार का अनसर्टनिटी हो और आपका या तो अनएक्सपेक्टेड, एक सेकेंड ना ये थोड़ा ऊपर चला गया, कभी कभी वो हो जाता है आईपैड में, अनसर्टनिटीज हो और किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। एक और टर्म था, एक होता है आपका रिस्क और एक क्या होता है हमको याद नहीं आ रहा है, एक होता है शायद आपका अनसर्टेनिटीज या, ठीक है वो याद नहीं आ रहा है, रहने दीजिए, याद नहीं तो रहने दीजिए। टाइप ऑफ रिस्क 2 प्रकार का रिस्क आपको देखना है, एक है आपका स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क बोलने का मतलब होता है पॉजिटिव ऑफ बोथ गेन एंड लॉस, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन मार्केट डिमांड प्राइस चेंजेस। यानी कि ये जो रिस्क है ना स्पेक्युलेटिव रिस्क, ये मार्केट के हिसाब से आपका चेंज होगा, या तो उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन हो सकता है, या तो फिर उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, यानी कि वो फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। जैसे आपका मार्केट का डिमांड, चाहे मार्केट में कोई प्रकार का गुड्स का प्राइस हो गया सो, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्युलेशन। मतलब आप इसको चाहे आप अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट क्या है, वहां पर आप रिस्क को अनुमान लगा सकते हैं कि किसका शेयर का दाम ऊपर जाएगा, किसी का शेयर का दाम नीचे आएगा, ठीक है। ये क्या आपका स्पेक्युलेशन है, जहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं रिस्क को, अब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको आइडिया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्योर रिस्क क्या होता है, इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी और लॉस और नो लॉस, एग्जांपल फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। देखिए स्पेक्युलेटिव रिस्क यानी कि वर्ड जो है, वर्ड स्पेक्युलेशन का मतलब है एंटिसिपेट कर सकते हैं भाई हाँ हो सकता है, तो उसमें आप सावधानी बरत सकते हैं, नहीं बरत सकते, आपका मर्जी है, यानी कि आपका इस पे एंटिसिपेशन करने का चांसेस है। प्योर रिस्क में क्या होता है ना, इस रिस्क को आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपका होगा होगा, लेकिन इसको बस आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इस रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते,
ये आपका बस में नहीं है, ठीक है। जैसे क्या, जैसे आपका आग लग जाना, चोरी हो जाना, या किसी प्रकार का स्ट्राइक हो जाए कंपनी में। अब इसमें आग कोई खुशी थोड़ी लगाता है बच्चों, आग लगाना आप एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते, चोरी लगना भी आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते भाई कब आग लग जाएगा, कब चोरी हो जाएगा। तो ये क्या आपका प्योर रिस्क है, ये जब होना होगा हो ही जाएगा। आप बस इसमें कर क्या सकते हैं, बस में आप सावधानी, ठीक है, आप इसे प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। क्या लेके चल सकते हैं, प्रिकॉशन लेके चलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई, आप लॉस को थोड़ा सा आप मिनिमाइज करने का कोशिश कर सकते हैं। जब आग लगे तो कोशिश करेंगे भाई कि एक लिमिट तक ही आग फैले और ज्यादा ना हो। चोरी को तो कोशिश करेंगे भाई अच्छा सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, सब लगा ले, ताकि वो एक कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो प्योर रिस्क को हम लोग मेनली प्रिकॉशन लेके चलेंगे, या तो उसको मिनिमाइज करने का कोशिश कर सकते हैं, उसको 100% कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, ये जो रिस्क होता है ऊपर वाला जो रिस्क है उसका स्पेक्यूलेशन रिस्क, ये तो आपके पास है ना। स्पेक्यूलेशन रिस्क तो आप डिसाइड कर रहे हैं, मतलब आप इसको अपने मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है, इसको मर्जी से ले रहे हैं। स्पेक्यूलेशन मार्केट के हिसाब से वो फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको पता है कि ये ऊपर भी जा सकता है, आपको नीचे भी आ सकता है, आपको अच्छे से पता है स्पेक्यूलेशन रिस्क के बारे में, ठीक है। मतलब 100% नहीं पता होता है, लेकिन आपको आइडिया होता है भाई या तो ये ऊपर भी जाएगा या तो नीचे भी जाएगा, एक अनुमान लगा सकते हैं। कोई कंपनी अच्छा से रात दिन कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है, क्या अब लगा सकते हैं भाई कि इसका प्राइस तो ऊपर जाएगा, एक तरक्की करेगा, ठीक है। पर प्योर रिस्क में वैसा नहीं है। तो ये दोनों में अंतर था। अब आ जाइए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्वियस है किसी भी बिजनेस में रिस्क रहना वो उसका इसेंशियल पार्ट है। अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी, ऑब्वियस है कोई भी रिस्क अनसर्टेनिटी से ही आता है, आपको थोड़ी ना पता है कि क्या होने वाला है, अगर वो पता होता तो आप ठीक नहीं करके बैठेगा, कोई ना कोई कंपनी का लॉस करने में तुला रहता है। डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज, जितना बड़ा बिजनेस रहेगा उतना ज्यादा माथा 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 मतलब टेंशन, उतना बड़ा टेंशन तो जितना बड़ा टेंशन उतना बड़ा आपका रिस्क, ठीक है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, ये देखिए आपको स्टार्टिंग में बताए थे, रिस्क और प्रॉफिट एक साथ चलता है, ज्यादा रिस्क लीजिएगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम रिस्क लीजिएगा कम कम प्रॉफिट होगा, ये सीधा दोनों एक साथ चलता है। बिजनेस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, भाई बिजनेस रिस्क का मेन कॉजेज क्या क्या हो सकता है, एक है आपका नेचुरल कॉजेज, ठीक है, अनकंट्रोल इवेंट्स लाइक फ्लड अर्थक्वेक और फेमाइन। अब ये भाई नेचुरल का रिस्क है, इसको तो भाई कुछ नहीं कर सकते, उसको लेके इसको आप कंट्रोल भी करने की कोशिश कीजिएगा तो नेचर के सामने कोई टिका है जो आप टिक हम लोग टिक जाएंगे। बस कोशिश करते हैं कि अगर हो तो भाई कम से कम नुकसान हो। अब फ्लड अर्थक्वेक ये सब जो आएगा इसको ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर पाता है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई कि लॉस कम से कम मिनिमम हो, ठीक है। ह्यूमन काउजेज से भी हो सकता है, ह्यूमन काउजेज से क्या, जैसे कि एम्प्लॉय नेग्लिजेंस, या स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉय लोग, या भाई दंगा फसाद हो गया मार्केट में, या मैनेजमेंट आपका ठीक से नहीं है, तो उस कारण से भी आपका ह्यूमन लॉस से भी हो सकता है, आपका रिस्क आ सकता है। इकोनॉमिक काउजेज, इकोनॉमिक काउजेज क्या है भाई, अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू द मार्केट सच एज डिमांड कंपटीशन प्राइस चेंज टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, ये सब। इकोनॉमिक्स में क्या भाई कि आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है आपको पीछे पछाड़ दे, हो सकता है मार्केट में आपका रिसेशन आ जाए, मतलब पूरा मार्केट में मंदी आ जाए, तो भाई सामान आप बेचना चाह रहे हैं सस्ता तब नहीं बिक रहा है, तो ये सब आपका क्या इकोनॉमिक काउजेज, ठीक है। अदर काउजेज भी बहुत सा हो सकता है, जैसे कि अनफोर्चुन इवेंट लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ये भी मैटर करता है। सोच के देखिए, आपको पहले बता दें, बिजनेस बिजनेस होता है, उसमें कोई मोरल साइंस होता है तो उखाड़ के फेंक दीजिए। मान लीजिए आपका अल्कोहल का बिजनेस है, अल्कोहल का बिजनेस है और खूब अल्कोहल चलता है, किसी कारण से खूब उसमें पैसा है, कोई शक का बात है, बहुत पैसा है, गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, पर किसी कारण से पहले जो पार्टी थी, जो पिछला पॉलिटिकल पार्टी थी, वो अल्कोहल बेचने के लिए प्रमोट करती थी, मूड खराब हो गया पार्टी का, या नया गवर्नमेंट आई बोली कि अब अल्कोहल बंद, मेरा पूरा स्टेट में अल्कोहल नहीं बिका, अब तो पूरा बिजनेस चला गया। तो ये क्या है, ये आपका अनफोर्चुन इवेंट्स है, इसको आप कंट्रोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा केस ना हम रियल में देखे थे, जब एक रांची में एक आदमी था, एक नया नया बार खोला, ठीक है, उस समय प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ था, बाद में गवर्नमेंट को पूरा कैंसिल करवा दी और बोले कि अब जितना भी अल्कोहल बिकेगा वो गवर्नमेंट का लाइसेंस पे बिकेगा, तो आप जो इतना जो सेटअप किया था वो तो पूरा बर्बाद हो गया ना। तो क्या आपका अदर काउजेज में वो आ गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऊपर का जितना भी पॉइंट अगर छोड़ करके जो भी कुछ बचा वो कहाँ आएगा, आपका अदर काउजेज में, ठीक है। तो ये था कि भाई नेचुरल काउजेज आपका नेचुरल डिजास्टर से हो गया, ह्यूमन काउजेज आपका चोरी वोरी, ह्यूमन थेफ्ट, कुछ भी कारण से नेग्लिजेंस, ये सब होता है। इकोनॉमिक काउज बता दिए कि आप रिसेशन आ गया, या मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर आपको पीछे पछाड़ दिया, वो सब। और अदर काउजेज के एग्जाम्पल तो अभी जस्ट आपको दिए, ठीक है। अब ये लास्ट है, अच्छा ये स्टार्टिंग बिजनेस बेसिक फैक्टर, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन बेसिक फैक्टर को देखते हैं, देखिए
सबसे पहले हम लोग बिजनेस का टाइप देखते हैं भाई, किस तरह का बिजनेस को हम लोग खोले, ठीक है। चूजिंग इंडस्ट्री और कमर्शियल एक्टिविटी, किस तरह का बिजनेस खोले उसको पहले हम लोग चूज करते हैं। फिर कितना बड़ा करेंगे वो आपका कैपिटल से डिसाइड होगा, ठीक है। अब उसमें भी कैटेगरी बनता है एमएसएमई, कि भाई छोटा है, मीडियम है, स्मॉल है, माइक्रो है, क्या लार्ज है, ये सब, ठीक है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। एमएसएमई हम फुल फॉर्म गलत बोल दिए क्या? एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज, याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार। फिर लोकेशन हम लोग को मैटर करता है बिजनेस में, भाई लोकेशन कहाँ रहेगा मेरे बिजनेस का। फिर फाइनेंस देखेंगे, पैसा कहाँ से जुगाड़ होगा। फिजिकल फैसिलिटी, अगर एक बार प्रोक्योरिंग, जब जो मशीन सब का है, प्रोक्योरिंग रिक्वायर्ड मशीनरी इक्विपमेंट्स बिल्डिंग, ये सब कहाँ रहेगा वो सब। कंपोनेंट एंड कम्यूटेड वर्कफोर्स, भाई जो काम करने वाला होगा वो लोग कहाँ से आएगा। टैक्स प्लानिंग करेंगे। फिर लॉन्चिंग द इंटरप्राइज, फिर लास्ट में इंटरप्राइज को लॉन्च कर देंगे। अच्छा, ये जो शॉर्ट वीडियो बना रहे थे ना बच्चों, तब ये पहले से किया हुआ था, तो ये एक बार आपको शॉर्ट में खाली हम बता दे रहे हैं डिफरेंस, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, इसलिए, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो में था तो ये हम उसको हटाना काटना भूल गए। जो मेन बेसिक डिफरेंस है आपको हम इसमें हम बता दे रहे हैं, देखिए। बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स है ना, बिजनेस बोलने का मतलब होता है किसी तरह का भी जो गुड्स और सर्विस जो सेल कर रहे होंगे या परचेस कर रहे होंगे प्रॉफिट मोटिव से, उसको बोलते हैं बिजनेस। ऊपर पढ़े होंगे तो आपको लगेगा सर ट्रेड में भी तो आप वही बात बोले कि ट्रेड में भी हम लोग क्या मिली, गुड्स और सर्विस को सेल और परचेस करने का काम करते हैं। तो फिर अंतर कहाँ आता है दोनों में? देखिए, बिजनेस में आपका सारा चीज आता है। बिजनेस में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आएगा, आपका मार्केटिंग आएगा, आपका सेलिंग डिपार्टमेंट आएगा, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी आएगा। किसी भी देखिएगा रिलायंस का सारा डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग है, आपका परचेसिंग है, आपका प्रोडक्शन है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। ट्रेड में क्या होता है ना, ट्रेड में केवल गुड्स और सर्विस को हम लोग केवल एक्सचेंज करने का काम करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे नेशनल लेवल पे, या केवल कंट्री के अंदर में हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ट्रेड में मेनली क्या होता है, आपका गुड्स और सर्विस केवल एक्सचेंज होने का काम करता है। फिर आ गया कॉमर्स। कॉमर्स क्या है भाई? कॉमर्स चाहे बिजनेस हो चाहे ट्रेड हो, इसमें वो केवल आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि क्या, कैसा सर्विस, फैसिलिटी यानी कि किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, या अलग अलग जो भी सर्विस है सो, ठीक है। तो दोनों में ना ये इन तीनों में मेन डिफरेंस ये है। बिजनेस में केवल गुड्स और सर्विस आएगा जिसमें सारा चीज इंक्लूड होता है। बिजनेस समझ लीजिए वास्ट लेवल का है। ट्रेड जो क्या है, ट्रेड में केवल गुड्स और सर्विस आता है, ठीक है। इसमें हम लोग केवल गुड्स और सर्विस आते हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं आएगा, इसमें हर चीज आता है। बिजनेस में एडवर्टीजमेंट भी आएगा, सब कुछ आता है बिजनेस में। बिजनेस ए टू जेड सब कुछ कवर करता है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, हर चीज। इसमें केवल केवल गुड्स या सर्विस को केवल एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले वाला लॉजिक नहीं है, वो केवल ट्रेड में है। और कॉमर्स में क्या था भाई, अलग अलग सर्विस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब। इन दोनों में जो भी दिक्कत आ रहा है उसको करने के लिए। तो बिजनेस क्या है आपका वाइडर हो जाता है। ट्रेड क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। केवल इसके अंदर में ट्रेड केवल आ जाएगा, बिजनेस के अंदर में ट्रेड। और कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एक प्रकार से बिजनेस से छोटा है पर ट्रेड से बड़ा है, ठीक है। वाइडर देन ट्रेड, और समझ लीजिए स्मॉलर देन बिजनेस, इस टाइप से वो स्कोप में। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट चीज था कवर कर दिए। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद।